अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे एसी सर्किट्स के अगले कंसेप्ट के साथ। सब लोग अभी बोर्ड पे ही ध्यान देंगे। बोर्ड में अगर कोई बात करते हो अभी दिखा बच्चों ये क्लास में, तो मैं क्लियरली स्टूडेंट को उठा के इस कैमरे के सामने लाके एक्सप्लेन कराने को बोलाऊंगा और ये रिकॉर्डिंग चालू है, तो अननेसेसरी ट्रबल में मत फंसना, सब अपना ध्यान यहाँ पे देना। So different types of AC circuits में now we are continuing with the next concept AC circuit when applied to the inductor। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टर के साथ अप्लाई किया था, वैसे ही हम लोग अभी अप्लाई करेंगे इंडक्टर के साथ। AC circuit applied to inductor। तो बच्चों हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट्स ये कंसेप्ट पढ़ते वक्त ये देखा था कि सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है EMF के इक्वेशन की। EMF का इक्वेशन निकालने के बाद देन वी आर रिक्वायर्ड विद द इक्वेशन ऑफ द करंट। फिर उसके बाद हम लोग EMF वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आखिर में उसका हम लोग क्या देखते हैं, फेजर डायग्राम। ये चार चीज़ें हम लोगों ने इस कंसेप्ट में पढ़ी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे इस कंसेप्ट के साथ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा सप्लाई होता है, AC सप्लाई। इस AC सप्लाई को जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टर लगाया था, वैसे यहां पर क्या लगा देंगे, इंडक्टर लगा देंगे। AC सप्लाई मतलब एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव रहेगा और एक टर्मिनल इसका नेगेटिव रहेगा। और कोई जरा आप में से बता पाएगा कि इस AC सप्लाई के EMF का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ EMF। E is equals to E naught sin ओमेगा t। आप लोगों को ये याद रखना है कि पूरे AC सर्किट्स चैप्टर में एक ही EMF का इक्वेशन है, दैट इज E is equals to E naught sin ओमेगा t। जहां पर E naught का मतलब क्या होता है गाइस, कैन एनीवन ट्राई टू टेक पीक वैल्यू ऑफ EMF। वेरी गुड। और इसमें अगर एक टर्मिनल प्लस है तो ध्यान देना बच्चों, अभी ये प्लस इधर कनेक्ट हो जाएगा और ये माइनस इधर आके कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ही इंडक्टर के अक्रॉस भी क्या तैयार हो रहा है, EMF तैयार हो रहा है। कोई जरा आप में से बताने की कोशिश करेगा व्हाट इज द EMF अक्रॉस द इंडक्टर का फॉर्मूला। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि E देन कैपिटल L इनके बीच में कोई रिलेशन देता हो। हाँ, वेरी गुड। E इज इक्वल्स टू L di बाई dt, EMI चैप्टर का सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट। तो इसके अक्रॉस जो EMF तैयार हो रहा है उस EMF को हम लोग नाम देंगे EL, दैट इज EMF अक्रॉस द इंडक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है गाइस, L di बाई dt, जहां पे L का मतलब क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसका SI यूनिट क्या रहता है, हेनरी। और di बाई dt का मतलब रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये लिखना होगा हम लोग को हियर। E सबस्क्रिप्ट L का मतलब क्या रहेगा, EMF
अक्रॉस द इंडक्टर। ये सब करने के बाद जो हम लोग रेजिस्टर के लिए कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे, सेम कंसेप्ट अभी आप लोगों को यहां पर भी इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे रेजिस्टर में, कोई बताएगा आप में से जो इसके पुराना कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा है? What was the first concept that we were applying? Anyone? यानी कि हम लोग पाथ का नेमिंग कर रहे थे। तो इसका नेमिंग किया जाएगा ABCD। जैसे ही आप लोगों ने पाथ का नेमिंग किया, अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोगों को क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो पहले, उससे पहले आप लोग को डिसाइड करना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा बच्चों कि इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये होता है करंट का डायरेक्शन। हमेशा करंट चालू होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और फ्लो करते हुए चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद देन यू हैव टू डिसाइड द ह्यूमन पाथ। ह्यूमन पाथ मतलब ही क्या होता है कि लूप का नेमिंग करना होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग ऐसे जाना चाहते हो कि ऐसे जाना चाहते हो? क्लॉकवाइज यानी करंट के साथ चलना पसंद करेंगे हम सब। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा कुछ, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो लिखना कंपलसरी है। कैन एनीवन ट्राई टू रिकॉल? हाँ, वेरी गुड गर्ल। क्या लिखना कंपलसरी है? अप्लाइंग केवीएल, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते वक्त ये लूप का नेमिंग कैसे होगा? अगर मैं ए से चालू करूं तो बोलो क्या होगा? लूप A B C D खत्म किया और कुछ लिखे। जहां से शुरू करेंगे वहीं पर एंड भी करेंगे। तो चालू किया है A से, तो घूम के वापस कहां पे आना पड़ेगा? A की तरफ। अभी सोच समझ के आंसर करिएगा। A से B में क्या आप लोगों को कोई चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, क्या है? जोर से बोलो जरा। AC का सप्लाई है। और हम लोगों ने ये रूल पढ़ा है कि अगर AC सप्लाई में आपको किसकी पाथ देखनी होती है? करंट की, ह्यूमन पाथ की? ह्यूमन पाथ की। वेरी गुड। तो ह्यूमन पाथ के अनुसार आप लोग बताइएगा इसका साइन पॉजिटिव माना जाएगा कि नेगेटिव माना जाएगा? माय क्वेश्चन इज कि एसी सप्लाई के लिए इस ईएमएफ का साइन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? तो साइन क्या माना जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव माना जाएगा। ए से बी जा रहे हो ना गाइस? तो ए से बी मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू। तो एसी सप्लाई होने दो या बैटरी होने दो, अगर आप लोग नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो इसका साइन क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। आप लोग जहां पे हॉल्ट करोगे वो साइन लिया जाता है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब इसका साइन माना जाएगा पॉजिटिव। तो ये बनेगा प्लस ई। फिर बी सी पाथ। क्या बी सी पाथ में कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस? नहीं। सीडी में कौन आ चुका है? इंडक्टर आ चुका है। फिर मैंने आप लोगों को इंडक्टर, रेजिस्टर या कैपेसिटर के लिए भी एक रूल लिखवाया था। कोई बता पाएगा इस ईएमएफ का साइन पॉजिटिव माना जाएगा कि नेगेटिव माना जाएगा? क्यों ऐसे?
क्योंकि सी डी मतलब आप लोग ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हो, करंट भी नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट का डायरेक्शन और आप लोगों का डायरेक्शन सेम रहे तो साइन क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। अगर डायरेक्शन अपोजिट रहा तो साइन क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। तो अभी इसका साइन क्या माना जाएगा? यहां पर नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि सीडी मतलब आप लोग भी नीचे आ रहे हो और ये करंट भी नीचे आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने के वजह से इसका साइन क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। डीए में कोई दिख रहा है क्या बच्चों? तो किसके इक्वल हो जाएगा? अरे खत्म होने के बाद किसके इक्वल होता है? तुम लोगों को होमवर्क नहीं दिया था ना लास्ट टाइम? कुछ नहीं दिया? खत्म होने के बाद आप लोग को किसके इक्वल करना होता है? जीरो के। अभी इस EL को आप लोग को यहां पे लेके जाना है, तो फिर ये चीज क्या बन जाएगी? E इज इक्वल्स टू EL। अभी कोई जरा आप लोग में से बता पाएगा नेक्स्ट स्टेप में यहां पे क्या करेंगे? E की जगह पे क्या डाल देंगे? E नॉट साइन ओमेगा टी। और EL की जगह पे क्या डालना चाहिए? L di बाई dt। देखो गाइस, हमारा टारगेट था कि सबसे पहले EMF का इक्वेशन पता करो, जो कि हम लोग ने कर लिया है। अभी इसके बाद आप लोगों को किसका पता करना है? करंट का क्या करते हो? नेक्स्ट आप लोग को क्या पता करना है? करंट का इक्वेशन। तो जरा आप लोग बताइएगा कि करंट का इक्वेशन कैसे पता करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए? कैन एनीवन ट्राई टू टेल मी कि इधर से करंट का इक्वेशन कैसे लाएंगे? लावण्य, एनी आइडिया? क्या करके? इंटीग्रेशन करके। वेरी गुड। लेकिन हाउ विल यू डू द इंटीग्रेशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेप? इधर कैसे इंटीग्रेशन किया जाएगा? लेकिन कैसे करेंगे? इधर तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता ऐसे। हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर फंक्शन? एनीवन? dt किसको किसको? वेरी गुड बॉय, परफेक्ट। इस dt को आप लोगों को यहां पे भेजना होगा। तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों? L di बचेगा। अभी आप लोग मेरे को बताइएगा, करंट के इक्वेशन में di की जरूरत होती है कि I की जरूरत होती है? तो di से अगर I जाना है, यानी कि छोटे से अगर बड़ा जाना है, तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। तो अगर आप लोग ने RHS में इंटीग्रेशन किया तो LHS में भी करना पड़ेगा। फटाफट से बोलो गाइस, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? हाँ, क्या चीज कांस्टेंट है? E नॉट। क्या चीज कांस्टेंट है इसमें गाइस? E नॉट। तो E नॉट कांस्टेंट होने के वजह से उसको क्या किया जाएगा? इंटीग्रल के बाहर निकाला जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी dt। और इधर क्या चीज कांस्टेंट है? L di में से L कांस्टेंट है, तो L कांस्टेंट होने के वजह से उसको भी इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जाएगा। तो फिर अंदर क्या बचेगा बच्चों? di। फटाफट से इसका इंटीग्रेशन मेरे को बता दो क्या होगा। हाँ बोलो, क्या रहेगा इसका इंटीग्रेशन? पूरे चैप्टर में कितने बार रिपीट हुआ है ये चीज? माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा की अपॉन ओमेगा।
क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवाइड किया जाता है और डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और इस एल को है ना नीचे लेके आओ बच्चों, तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ डी आई। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अभी थोड़ा मैथ्स आप लोग को यहां पे देखना है। मेरा सवाल सिंपल है, सवाल ध्यान से सुनना। माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म्स में कैसा लिखा जाए? हाउ विल यू कन्वर्ट माइनस कॉस टू साइन? ऐसा कौन सा ट्रिगो का आइडेंटिटी है जो कि माइनस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल अलाइड एंगल फॉर्मूला का ये कंसेप्ट है, इतना भी हिंट दे दिया। हाँ, क्या आइडेंटिटी है? वेरी गुड बॉय। तो आइडेंटिटी जो आप लोगों ने मैथ्स में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है बच्चों, जरा कोई आप में से इसका आंसर कर पाएगा? साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या रहेगा? प्लस कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा? क्यों प्लस? 90 माइनस थीटा मतलब ये वैल्यू कहां पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चीजें क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन क्या बन जाता है? कॉस बन जाता है। लेकिन बच्चों मेरे को प्लस कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है कि माइनस कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है? तो आप लोग बताइएगा कि इसको माइनस कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस प्लस कॉस थीटा इनटू माइनस कॉस थीटा? दैट इज द क्वेश्चन। प्लस थीटा, मेरे को एक बात बताइए बच्चों कि अगर अंदर के ब्रैकेट का हम लोगों ने साइन ही रिवर्स कर दिया, यानी कुछ ऐसे कर दिया, ये जो प्लस पाई बाई 2 है वो अभी क्या बना देंगे? माइनस। और जो माइनस थीटा है उसको क्या बना देंगे? प्लस। क्या अभी भी इसका आंसर यही रहना चाहिए क्या? अभी इधर क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड, यही बोल रहे थे, पाई प्लस। तो एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि अंदर के एंगल का साइन अगर रिवर्स हो जाता है तो इधर का भी साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो जरा बताइए बच्चों अभी क्या लिखना चाहिए इसकी जगह पर? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को एज इट इज लिखेंगे और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पर क्या लिखना चाहिए? फटाफट से बोलो। हाँ, साइन क्या चीज? हाँ बोलो। हाँ, ब्रैकेट में। अरे बोला रे तुम। थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की माइनस पाई बाई 2। और ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के। बच्चों एक नई क्वांटिटी अभी सामने आएगी हमारे। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और कैपिटल एल का मतलब क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसी चीज को है ना हम लोग एक नाम से अभी इधर देखेंगे, ओमेगा एल नाम के क्वांटिटी को। इस ओमेगा एल को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द सिंबल विच इज कॉल्ड एज एक्सएल। क्या नाम से जानेंगे ओमेगा एल को हम लोग? एक्सएल से।
अभी यहां पर बच्चों एक्सेल का मतलब क्या होता है? तो एक्सेल का मतलब रहेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या रहेगा एक्सेल का मतलब यहां पर? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एचएससी बोर्ड पेपर 2022 का ये क्वेश्चन था 1 मार्क के लिए। डिफाइन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टर की कहानी देखी थी, तो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इसको आप लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हो। वैसे ही अगर इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा तो इंडक्टर के रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्सएल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। So what do we mean by inductive reactance? Resistance offered by the inductor to the flow of current। यानी इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस रुकावट करंट को तैयार की जाती है उसको क्या बोला जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो चलो डिफाइन करो इसको। रेजिस्टेंस किसके द्वारा ये रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा? इंडक्टर के द्वारा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय किसके द्वारा? हाँ, किसके द्वारा? कौन ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? हु विल ऑफर द रेजिस्टेंस? हु विल ऑफर द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा? उसको ही क्या बोला जाएगा? हाँ, क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा इसको? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है ना बच्चों, उसको कहा जाएगा एक्सेल। तो बोलो नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, इसका एसआई यूनिट बताने की कोई कोशिश करेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो सिंपल, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या रहेगा? ओम रहेगा। रेजिस्टेंस वर्ड दिखा मतलब समझ जाने का, एसआई यूनिट क्या रहेगा? ओम्स रहेंगे। तो कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? एनीवन? ओमेगा एल की जगह पे क्या डाल देंगे? एक्सएल डाल देंगे। तो ये बन जाएगा ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू आई। बच्चों अभी ये भी चीज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ये कोई बताएगा ई नॉट अपॉन एक्सएल का मतलब क्या रहेगा? क्या रहेगा? ई नॉट अपॉन एक्सएल का मतलब आई नॉट। जैसे कि बच्चों एसी सर्किट्स के स्टार्टिंग से ही हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं, ये वाली पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस का मतलब रहता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ये कैपिटल आर होता है। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज व्हाट? एक्सएल। ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही हो गया बच्चों। तो ई नॉट अपॉन एक्सएल की जगह पे लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग? आई नॉट लिखेंगे एज ई नॉट अपॉन एक्सएल इज इक्वल्स टू आई नॉट। रेजिस्टर के लिए आर नाम का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी एक्सएल। क्या रहेगा गाइस? एक्सएल। तो फाइनली बोलो इक्वेशन क्या तैयार हो रहा है? I इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे लिख देना आई नॉट साइन, ये आ गया इक्वेशन। तुम्हाला परत बाहेर जायची हाऊस आली आहे का रे? आता जर बाहेर काढला ना राजा, समजून जायचं की पूर्ण वर्षासाठी मग बाहेर निघणार।
मॉर्निंग बैच में लावण्या को पूछो क्या हुआ है आज. ओके, सो प्लीज इट्स बेटर दैट यू रिमेन शट इन द क्लास, अदरवाइज जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा एक्शन लेने को. सीधा मैंने क्लास से निकाल दिया 3 बच्चों को मॉर्निंग बैच से. जब तक पेरेंट्स आएंगे नहीं तब तक फिजिक्स लेक्चर नहीं बैठने मिलेगा. सो क्लियर इंडिकेशन है, डोंट अलाउ मी टू टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शंस. तो इक्वेशन क्या बन चुका है गाइज, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. तो क्या किया हम लोग ने, एक बार फटाफट से रिकैप देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने एसी सर्किट अप्लाइड टू इंडक्टर नाम का कंसेप्ट स्टार्ट किया गाइज. उसमें हम लोगों ने एक लूप बनाई है जिसमें एक ईएमएफ का सोर्स है और एक इंडक्टर का सोर्स है. ईएमएफ का सोर्स मतलब एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है. करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा. करंट का पार्ट डिसाइड करने के बाद आप लोग खुद का लूप का नेमिंग करते हो. तो लूप का नेमिंग आप लोग ने क्या किया है, ए बी सी डी ए. अभी ए बी पाथ में बच्चों हम लोगों को एक ईएमएफ का सोर्स दिख रहा है, यानी कि एसी सप्लाई का सोर्स दिख रहा है. तो एसी सप्लाई का जो ईएमएफ रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और क्योंकि आप लोग ए बी मतलब -2 प्लस जा रहे हो तो इसका साइन क्या माना गया है, पॉजिटिव. बी सी पाथ में कोई प्रेजेंट नहीं है, सी डी पाथ में आ रहा है इंडक्टर. तो सी डी मतलब आप लोग नीचे की तरफ आ रहे हो और करंट भी नीचे की तरफ आ रहा है. क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका साइन क्या माना गया है, नेगेटिव. और पूरा लूप खत्म होने के बाद किसके इक्वल कर देंगे, 0 के. ये इधर जाने के बाद बन जाएगा प्लस ई एल, यानी कि ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल डी आई बाई डी टी. ई की जगह पे क्या डाल देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी. डी टी को यहाँ पे भेज देंगे और दोनों साइड सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि डी आई से आप लोगों को क्या चाहिए, आई चाहिए. इसके लिए दोनों साइड को क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है. ई नॉट कांस्टेंट होने के नाते वो इंटीग्रेशन के बाहर आया है. साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा रहता है, जो इधर लिखा है ये माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. एल को नीचे लेके आइएगा. ओमेगा एल का मतलब क्या रहता है, एक्सएल. एक्सएल का मतलब क्या रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, जिसका एसआई यूनिट भी क्या रहेगा, ओम. तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह पे क्या लिख देना, एक्सएल लिख देना. अभी ई नॉट अपॉन एक्सएल ये चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टर के इसमें भी पढ़ा था, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. लेकिन वहां पर रेजिस्टर था तो उसका रेजिस्टेंस आर था, यहां पे इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस क्या बन चुका है, एक्सएल. तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई नॉट. तो फाइनली करंट का इक्वेशन क्या बनेगा इंडक्टर के लिए, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस. ईएमएफ का इक्वेशन E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. करंट का इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. अभी कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करने वाले, ग्राफ बनाएंगे. दैट इज ईएमएफ वर्सेस करंट का क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ. वो ग्राफ बनाने का काम आप लोग का है अभी के अभी. फटाफट से लिख लो ये चीजें. अरे इथे से ग्राफ देखो.
तो अभी ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. ये ग्राफ को प्लॉट करते वक्त तू लेक्चर नंतर भेट मला ऑफिसमध्ये, लास्ट बेंच. We will learn some new words. ठीक है. अभी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे. ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट किया है. उसी ईएमएफ के ग्राफ को आप लोगों को यहाँ पर वापस से प्लॉट करना है. तो प्लॉट करने के लिए गाइस ये रहेगा 0, ये रहेगा π/2, ये रहेगा पाई, तो है ना. लास्ट टाइम का सब लोग ईएमएफ का टेबल प्लीज निकालिए आप लोग के सामने. तो ईएमएफ का टेबल अगर आप लोग सामने निकालोगे तो जो ईएमएफ का ग्राफ था गाइस वो कुछ साइनोसॉइडल इन नेचर का था. 0 के लिए इट वॉज एज इट इज. π/2 पे ये वैल्यू कहीं पर E0 जा रहा था. पाई पे वापस वैल्यू क्या बन रहा था, 0 बन रहा था. 3π/2 पे इट वॉज -E0 और 2π पे ये वैल्यू वापस से क्या बन रहा था, 0. तो ऐसे कुछ ये ग्राफ बन रहा था ईएमएफ के लिए. दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे था. अभी हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो इस इक्वेशन के बेसिस पे बनाएंगे, यानी करंट का इक्वेशन. और बच्चों लास्ट टाइम के ग्राफ में थोड़ा सा एक चेंज भी करना है हम लोगों को. वो चेंज क्या है वो अभी आप लोग को इधर समझ जाएगा. एक हल्का सा एरर हुआ है लास्ट टाइम के ग्राफ में, एंड दैट एरर इज व्हाट वी विल पे अटेंशन. सबसे पहले ना बच्चों इसका टेबल बना लो. तो आप लोग क्या करोगे, पहले ओमेगा टी लोगे और करंट आई निकालोगे. ओमेगा टी की जगह पे एक बार 0 डिग्री डालिएगा. तो ये क्या बनेगा, साइन 0 -π/2. 0 -π/2 कितना होता है बच्चों, -π/2 रहता है. तो ये कैसे बन रहा है ध्यान से देखो, साइन -π/2. कैन एनीवन अमंग यू ट्राई टू टेल मी साइन -π/2 का वैल्यू क्या रहता है? साइन ऑफ -π/2 इट इज -1. वेरी गुड. क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन ऑफ -θ, ये वाली चीज ये किसके बराबर होती है, -sin θ के बराबर. तो साइन ऑफ -π/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, -sin π/2. यानी साइन -π/2 का वैल्यू क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा. तो 0 -π/2 इज -π/2. साइन -π/2 का वैल्यू क्या रहेगा, -1. -1 इंटू I0 विल बिकम व्हाट, -I0. यानी 0 डालने पे करंट का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, -I0 के बराबर. 0 के बाद आप लोग है ना ओमेगा टी की जगह पर π/2 डालिएगा. तो फिर करंट I का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा. क्योंकि π/2 -π/2 विल बिकम 0.
0 मल्टीप्लाई बाय आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। पाई बाई 2 के बाद आप लोग इधर पाई डालिएगा, तो पाई डालने पे पाई माइनस पाई बाई 2, पाई मतलब कितना होता है? 180, पाई बाई 2 मतलब कितना होता है? 90, 180 माइनस 90 करने के बाद कितना आता है? 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 इंटू आई नॉट विल बिकम व्हाट? आई नॉट। पाई के बाद कौन सा वैल्यू डालोगे? 3 पाई बाई 2 मतलब 270, तो 270 माइनस 90 करने के बाद कितना बनेगा? 180। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो ये फाइनल आंसर भी क्या बन जाएगा? 0। और लास्ट है ना 2 पाई है, 2 पाई मतलब कितना होता है? 360, तो 360 माइनस 90 करने के बाद कितना बन जाएगा? 270। साइन 270 का वैल्यू कितना होता है? -1, तो -1 इंटू आई नॉट करने पे ये वैल्यू क्या बन जाएगा? तो टेबल आ चुका है बच्चों। इसी टेबल का अभी आप लोगों को प्लॉटिंग करना है। तो जब वैल्यू 0 है तो करंट का वैल्यू क्या आ रहा है? -I0। हाँ, अभी प्लीज इधर ध्यान से देखिए लास्ट टाइम का एरर क्या हुआ है बच्चों। -I0 जो रहेगा वो ऊपर रहना चाहिए। लास्ट टाइम देखो ग्राफ में हम लोगों ने -I0 नीचे लिया है, क्यों गड़बड़ हुई है वो समझ लेते, जरा ध्यान से देखना यहां पे। तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये वाला एक फॉर्मूला देखा था बच्चों, ये वाला -E0 अपॉन R इज इक्वल टू -I0 का। आप लोगों को अगर याद है तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि EMF का वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ करंट। एक एग्जांपल देखिए, देखो E0 की जगह पे ना 100 डाल के देखिए, और रेजिस्टेंस की जगह पे आप लोग 5 डाल के देखिए, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? -I0 का -20 ना। आप लोग सोच समझ के बताइएगा, -100 और -20 में से पहली वैल्यू -20 की आती है कि -100 की आती है? तो -I0 ऊपर आना चाहिए कि इसके नीचे आना चाहिए? अरे जब -E0 का वैल्यू -100 है तो -I0 का वैल्यू कितना आ रहा है? -20। तो -E0 ऊपर आएगा कि -I0 ऊपर आएगा? -I0 ऊपर आएगा, क्योंकि -20 ये वैल्यू ऊपर रहेगा और -E0 उसके नीचे रहेगा। तो प्लीज लास्ट टाइम के ग्राफ में वो जरा एरर था, वो रेक्टिफाई करना है। क्या करना है उसमें रेक्टिफिकेशन में बता देता हूं, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो। बट ये समझा ना -I0 क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि -I0 का वैल्यू सबसे यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब ये वैल्यू है -20, तो -20 को आप लोग को क्या करना पड़ेगा? ऊपर बनाना पड़ेगा। कुठले एंगल लावते हैं? इधे। फिर π/2 पे वैल्यू क्या बन रहा है बच्चों? पाई पे वैल्यू क्या बन रहा है? हाँ, अभी आंसर करना, I0 E0 के ऊपर जाना चाहिए कि E0 से नीचे आना चाहिए? यू टेल मी ना, सोचो ना। अभी पॉजिटिव में ये छोड़ दो, ये अभी ऐसा हो गया, प्लस हो गया, तो I0 इसके नीचे आ जाएगा बच्चों। वैल्यू डाल के देखो इफ यू वांट, +100 तो ये भी क्या बन जाएगा? +20। अभी +20 जो वैल्यू आ रहा है वो इसके ऊपर जाना चाहिए कि इसके नीचे आना चाहिए? नीचे ना। जब E0 का वैल्यू +100 है तो +20 100 के ऊपर जाएगा कि नीचे के आएगा बच्चों? नीचे आएगा। तो +I0 को कहां पे दिखाना पड़ेगा? इसके नीचे दिखाना है। कौन से एंगल पे वो हो रहा है? पाई। यहां पे इतने होते हैं ना। फिर 3π/2 पे क्या बन रहा है वैल्यू?
माइनस आई नॉट मतलब वापस नीचे। जोड़ो इस ग्राफ को, किसी ने बनाया है आप में से ये वाला ग्राफ? एनीवन? ये हो गया ईएमएफ का इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो ग्रीन कलर का कर्व आप लोग देख रहे हो ये वाला, ये किसका बन गया? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। बच्चों अभी मेरा क्वेश्चन सिंपल आप लोगों से ये है कि ये जो ईएमएफ है और ये जो करंट है वो इन फेज है कि आउट ऑफ फेज है? पढ़ा है ना, इन फेज आउट फेज। तो आप लोग जरा अप्लाई कीजिए ना कि ये इन फेज हो गया कि आउट फेज हो गया। इन फेज का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एंगल क्या रहता है? सेम रहता है। आउट फेज मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का एंगल डिफरेंट रहता है। तो इन दोनों का एंगल सेम है कि डिफरेंट है? क्योंकि π/2 से डिफर हो रही है ना ये वैल्यू, क्लियरली दिख रहा है ये चीज। ईएमएफ और करंट के बीच में कितने एंगल का फर्क आ रहा है? 90 डिग्री का। तो एक लाइन हम लोग यहां से लिखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में कंफर्म आती है। ध्यान से देखना लाइन क्या लिख रहे हैं। ईएमएफ लैग्स वर्ड, सॉरी ईएमएफ में करंट लैग्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लैग? लैग करना मतलब क्या करना? पीछे आना। करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ, यानी जो करंट है, यानी ये जो करंट है वो ईएमएफ से पीछे है। कैसे समझा कि करंट ईएमएफ से पीछे है? ध्यान से देखो बच्चों, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है कि जीरो की वैल्यू ज्यादा होती है? तो जीरो से ईएमएफ चालू हो रहा है कि करंट चालू हो रहा है? जीरो से ईएमएफ चालू हो रहा है कि करंट? अरे डोळे फुटलेत का? आंसर करा बघू। ये याद रखो, ईएमएफ का वैल्यू चालू हो रहा है जीरो से। आई होप सो ग्राफ पढ़ना सब लोग को आता है यहाँ पे, ठीक है? ईएमएफ का वैल्यू चालू हो रहा है जीरो से और करंट का वैल्यू चालू हो रहा है नेगेटिव से। तो आप लोग बताइएगा ना कि ईएमएफ आगे हो गया कि करंट आगे हो गया? ईएमएफ आगे हो गया। क्यों ईएमएफ आगे हो गया? क्योंकि उसका वैल्यू चालू हो रहा है +0, मतलब जीरो से, और करंट का वैल्यू कहां से चालू हो रहा है? -I0 से। तो ईएमएफ आगे हो गया और करंट हम लोग का पीछे हो गया। और ईएमएफ आगे करंट पीछे कितने एंगल से? 90 डिग्री एंगल से। कितने एंगल से? 90। So current lags behind the EMF by how much angle? 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो करंट है वो EMF से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। और लैग के लिए देखो यहाँ पे बीच में साइन भी कौन सी आ रही है? माइनस। करंट 90 डिग्री पीछे है एज कंपेयर टू द EMF, क्योंकि ये पॉजिटिव से चालू हो रहा है ईएमएफ और ये कहां से चालू हो रहा है? नेगेटिव से। तो आगे कौन तेजी से भाग रहा है? ईएमएफ। और करंट एकदम उसके क्या है? पीछे है। और दोनों के बीच में कितने एंगल का फर्क आ रहा है बच्चों? 90। और वो इधर से दिख भी रहा है, 90 का फर्क है, ठीक है? क्लियर है सब लोग? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? ओके एवरीवन, हाँ लिख लो जरा ये चीज को। तो कैपेसिटर का काम होता है चार्जेस को स्टोर करना। दो प्लेट्स रहेंगी कैपेसिटर में, एक प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी प्लेट जो होती है वो पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज। सिंपल केमिस्ट्री में जैसे कैथोड एनोड आप लोग पढ़ते हो, सेम चीज है वो। अभी 11th स्टैंडर्ड को जरा रिकॉल करते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को गाइस।
माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, जब भी दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती है उनके बीच में क्या तैयार होती है? वेरी गुड बॉय। Whenever there are two oppositely charged plates, उनके बीच में क्या तैयार होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या तैयार होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनका नेचर क्या रहता है? इमेजिनरी नेचर रहता है। जैसे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या रहेंगी गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो डायरेक्शन में कहां से कहां होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव की नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ऐसे। तो कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कर रहा है, मतलब ही अपने बीच में क्या तैयार करते जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। किसको गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। EMI में हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर की जगह पे वी वर यूजिंग इंडक्टर। तो इंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा था? करंट फ्लो कर रहा था, और उस इंडक्टर के आसपास क्या तैयार हो रही थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार हो रही थी। तो जैसे इंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, वैसे कैपेसिटर के आसपास क्या प्रेजेंट रहेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आप लोग ने इतना तो पढ़ा ही होगा बच्चों कि एक प्लेट अगर पूरा पॉजिटिव है और एक प्लेट पूरा नेगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज। दिस प्लस एंड माइनस का जो डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। अभी आप लोगों को फिलहाल एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला आया कहां से, उसको डिराइव कैसे करते हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग इन द चैप्टर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे उसको गाइस हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 करके। पार्ट 1 ऑलरेडी 11th में कवर हुआ है, पार्ट 2 आपको 12th में भी है, तो उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी हम लोग पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेंगे। फिलहाल आप लोग को इस चीज का क्या याद करना पड़ेगा? फॉर्मूला। सो क्या फॉर्मूला याद रखना है? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का। तो इफ यू रिमेंबर गाइज, इस पूरे चैप्टर में वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे EMF के साथ, दैट इज E के साथ। और इसी वोल्टेज यानी इसी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज, दैट इज Q पर यूनिट कैपेसिटेंस। जिसको कैपिटल C से दिखाया जाता है। इन दोनों अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच का जो वोल्टेज होता है, EMF होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या दिया जाएगा? चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। बच्चों इसको मैं थोड़ा और एक तरीके से दिखाता हूं तो ये और इजीली समझेगा। ध्यान से देखो। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF। क्या ये बात करेक्ट है कि गलत है? प्लीज आंसर दो। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF। सही लिखा हुआ है ना ये चीज? अरे जितना ज्यादा चार्जेस इधर बढ़ते जाएंगे उतना EMF भी इनके बीच में क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा क्या रहेगा? वोल्टेज। जितना ज्यादा चार्जेस प्लेट्स पे एक्यूमुलेट होंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा? यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, उतना ज्यादा EMF रहेगा। सो जितना ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा EMF। प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम लोग क्या डालते हैं बच्चों? और यहां पे जो कांस्टेंट डाला जाएगा उसका नाम C होगा।
अभी देखो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है कहीं पे, E को सब्जेक्ट बनाएंगे, Q को एज इट इज लिखेंगे। तो ये कंसेप्ट हम लोग को क्या कह रहा है कि कैपेसिटर मतलब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। सो कंसेप्ट क्या है ना बच्चों कि प्लेट्स पे जितना चार्जेस बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा इनके बीच का डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज रहेगा वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप लोगों ने एक कांस्टेंट डाला है C नाम का। इस C का मतलब क्या होता है ना बच्चों, कैपेसिटेंस। जैसे EMI चैप्टर में L नाम का एक कांस्टेंट था, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नाम का एक कांस्टेंट था, वैसे इस चैप्टर में C नाम का एक कांस्टेंट रहेगा और उस C को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। क्या नाम से जानेंगे C नाम के कांस्टेंट को, कैपेसिटेंस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपेसिटेंस? कैपेसिटी ऑफ द प्लेट्स टू होल्ड द चार्जेस। दोनों प्लेट्स में कितनी कैपेसिटी है चार्जेस को स्टोर करने की। क्या रहेगा कैपेसिटेंस का मतलब, कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ द प्लेट्स टू होल्ड द चार्जेस। कितना क्षमता है दोनों में चार्जेस को स्टोर करने की। तो कैपेसिटेंस का सिंपल मतलब क्या याद रखोगे, कैपेसिटी। तो एक नया फॉर्मूला हम लोगों ने कैपेसिटर का पढ़ा है, दैट इज वोल्टेज और ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q अपॉन C। जहां पे Q का मतलब क्या रहेगा, चार्ज, और C का मतलब क्या रहेगा, कैपेसिटेंस, और E का मतलब क्या रहेगा, ईएमएफ, दैट इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। इस कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो SI यूनिट को हम लोग नाम देते हैं फैराड। क्या नाम देंगे गाइस, फैराड। सो कैपेसिटेंस का SI यूनिट जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फैराड। मैंने इसके बारे में ना थोड़ा बताया था, ये फैराड बताया था आपके बैच में, ERB में बताया था फैराड क्या चीज होती है। थोड़ा सा एक हल्का इंफॉर्मेशन दिया था कि फैराड ये नाम लिया गया है साइंटिस्ट के नेम से, दैट इज फैराडे। EMI का जो फैराडे लॉ का जो फैराडे था उसके नाम से लिया है। पटकन पटकन। तो कंसेप्ट याद करना है, कैपेसिटर मतलब क्या रहेंगी, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। एक प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिव रहेगी और एक प्लेट पूरी तरीके से नेगेटिव। कंसेप्ट क्या है कि जितना ज्यादा चार्जेस रहेंगे उतना ज्यादा इनके बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा ईएमएफ। प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट जिसका नाम क्या देंगे, C। इस C का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपेसिटेंस? इट इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस। और इसका SI यूनिट क्या रहेगा, फैराड। जैसे कैपिटल L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का SI यूनिट क्या होता है, हेनरी। वैसे कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या बन जाएगा यहाँ पे, फैराड। ये याद रखना है, लिख लो इस चीज को फटाफट से। पहले प्लीज कहीं पे कॉलम बना के कैपेसिटर हेडिंग डालना और ये चीज लिख लेना। और फॉर्मूला याद करेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस का जो ईएमएफ या वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, Q अपॉन C। ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लीज राइट इट डाउन वेरी फास्ट। बोल बोल, हे मिस झाला ना आता तुझं। तर काय सांगितलंय, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज। तो जितना ज़्यादा चार्जेस आप इस पे बढ़ाते जाओगे
उतना ज़्यादा इनके अक्रॉस का ईएमएफ भी क्या होते जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा। तो जितने ज़्यादा चार्जेस उतना ज़्यादा ईएमएफ। प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट डालेंगे जिनका नाम क्या रहेगा, सी। और इस सी का मतलब क्या रहता है, कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का मतलब रहेगा एबिलिटी और द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्जेस। ये दो प्लेट कितना चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, और इसी कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या रहेगा, फैराड। तो ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q अपॉन C। Q मतलब चार्ज और C मतलब कैपेसिटेंस। प्लीज राइट डाउन वेरी फास्ट ताकि हम लोग एसी सर्किट विथ कैपेसिटर का भी कंसेप्ट कवर ले लेंगे। बॅग कुठली? अरे बाबा, ते बघा तुम्ही आता तिथे कोणी काय तुमचं हलवले काय? काय संजना पटकन ली? प्लीज राइट डाउन वेरी फास्ट ताकि एसी सर्किट विथ कैपेसिटर का भी कंसेप्ट खत्म हो जाए। तो अगले लेक्चर में क्या बचेगा फिर आपका, एलसी ऑसिलेशन, एलसीआर सर्किट एंड रेजोनेंस, 3 कंसेप्ट्स। ये चैप्टर खत्म होने के बाद नया चैप्टर जो रहेगा दैट विल बी एमएफईसी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट करके, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक सिलेबस खत्म होगा। ओके, नाउ एवरीवन प्लीज। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसी एसी सर्किट को कैपेसिटर के साथ कैसे अप्लाई करना है। तो इसका एप्लीकेशन के लिए प्लीज अभी जरा सब लोग इधर ध्यान देंगे, एवरीवन। सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने रेजिस्टर देखा था, रेजिस्टर के बाद हम लोगों ने इंडक्टर देखा था, अभी इंडक्टर के बाद हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटर को। बच्चों, कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ऐसे 2 स्लीपिंग लाइंस से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को, यानी ऐसे ये 2 प्लेट्स को क्या कहा जाएगा, कैपेसिटर। अभी वापस से ये एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई का फर्स्ट हम लोग को लिखना होता है ईएमएफ का इक्वेशन। फटाफट से बोलो कि इसका ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट का मतलब रहेगा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। वापस से एक टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव और एक टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव पूरी तरीके से ये प्लेट के पास आएगा और ये नेगेटिव पूरी तरीके से इस प्लेट के पास आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो बच्चों, तो एक प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो रही है और दूसरी प्लेट पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज हो रही है। पॉजिटिव नेगेटिव आ गया मतलब समझ जाने का, इसके अक्रॉस भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ईएमएफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ईएमएफ। और इसके अक्रॉस का ये जो ईएमएफ होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ईसी।
जैसे प्रीवियस डेरिवेशन में ई एल का मतलब था ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, वैसे ई सी का मतलब क्या रहेगा, ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर। और अभी जस्ट इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर, Q अपॉन C, दैट इज द चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। रेजिस्टर के अक्रॉस का ईएमएफ इज IR, इंडक्टर के अक्रॉस का जो ईएमएफ है दैट इज LdI/dt, कैपेसिटर के अक्रॉस का जो ईएमएफ रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस Q/C। वापस से सेम रूल्स, पहले आप लोग को डिसाइड करनी है करंट का पाथ क्या होगा। बताओ फटाफट से, करंट का पाथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टू ओके। तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। करंट का पार्ट डिसाइड हो चुका है, चलो बताओ अगला स्टेप क्या रहेगा। हाँ, लूप का क्या कर देंगे, नेमिंग करेंगे। लूप का क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। अभी तक हम लोग ने रेजिस्टर होने दो या इंडक्टर होने दो या अभी भी कैपेसिटर भी होने दो, हम लोग लूप को करंट के साथ ही चलाने का काम करेंगे। यानी फटाफट से बोलो कि लूप का नेमिंग क्या हो जाएगा। हाँ बोलो, लूप A B C, वेरी गुड। ये लूप का नेमिंग हो चुका है, लूप A B C D A। अभी लूप का नेमिंग करने के बाद नेक्स्ट A to B, फटाफट से बोलो इसका साइन क्या माना जाएगा, क्योंकि A to B मतलब AC सप्लाई आ रहा है और AC सप्लाई में आप लोग जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने के वजह से इसका साइन क्या माना जाएगा, पॉजिटिव प्लस ई। BC पाथ में कोई दिख रहा है क्या, नहीं। अप्लाइंग KVL, वेरी गुड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। BC पाथ में कोई दिख रहा है क्या हम लोगों को, नहीं। CD पाथ में कौन आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है। लेट इट बी द इंडक्टर, लेट इट बी द रेजिस्टर और लेट इट बी द कैपेसिटर, रूल तीनों के लिए सेम है। फटाफट से बोलो कि इसका साइन पॉजिटिव मानना चाहिए कि क्यों नेगेटिव मानेंगे। CD मतलब आप लोग नीचे की तरफ आ रहे हो, करंट भी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहे तो साइन क्या माना जाएगा, DA में कोई दिख रहा है क्या गाइस, तो इसका समेशन किसके बराबर होगा, इसको यहां पे भेजो। हाँ चलो अगला स्टेप बोलो फटाफट से, क्या कर देंगे, E की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, E0 साइन, E की जगह पे यू पुट डाउन E0 साइन ओमेगा टी और EC की जगह पे क्या लिख देंगे, Q अपॉन C। अभी C यानी कि कैपेसिटेंस होता है, तो इसको यहां पे जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। अभी जरा आप लोग को 11th स्टैंडर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद करना है और आप लोगों को यह बताना है कि चार्ज से करंट को कैसे लाया जा सकता है। कोई जरा अभी आप लोग में से बता पाएगा कि कैसे हम लोग चार्ज Q से करंट I निकालेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, dt। तो बच्चों एक कंसेप्ट याद कर लो कि चार्ज Q से, लिसन एवरीवन लिसन, अगर चार्ज Q से
आप लोगों को करंट I चाहिए। अगर चार्ज Q से अगर करंट I चाहिए तो यहां पे ना आप लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा। चार्ज को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा? आप लोगों को करंट I मिलेगा। जब चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो आप लोग को क्या मिल जाएगा? I नाम का करंट मिलेगा। यानी कैसे करना है ध्यान से देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कोई बताएगा जरा यहां पे RHS में क्या लिखना चाहिए? जा जा एवरीवन, यहां पे आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यार बता दो यार, डिफरेंशिएशन मतलब कैसे लिखना पड़ेगा यहां पे? हाँ, dq अपॉन dt। डेरिवेटिव मतलब d अपॉन dt होता है ना बच्चों, तो ये बन जाएगा dq अपॉन dt। अगर RHS में डिफरेंशिएशन किया तो आप लोगों को LHS में भी करना है। जैसे इंडक्टर में इंटीग्रेशन था वैसे कैपेसिटर में क्या आ रहा है? डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो RHS में डिफरेंशिएट किया तो आप लोगों को LHS में भी डिफरेंशिएशन करना है। फटाफट से देखो इसका डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव CE0 साइन ओमेगा t। अभी मेरे को है ना फटाफट से आप लोग बताइएगा कि इस पूरे चीजों में से कांस्टेंट चीजें कौन सी है? एक E0 मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF, और C भी तो एक तरह का कांस्टेंट है बच्चों।